मिस कैथरीन मेयो की वर्ल्ड बेस्टसेलर बुक मदर इंडिया के पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे बुद्धिजीवियों के ऊपर। जब पूरा देश सांप्रदायिकता की आग में झुलस रहा था तब इन बुद्धिजीवियों के विचार बड़े अहम थे उस समय, जिसमें सबसे पहले हमने चर्चा करी थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अध्यक्ष अब्दुल रहीम जी के भाषण के ऊपर। उसके बाद उनके विचारों से सहमत मद्रास के दीवान टी रंगाचारी जी के भाषण के ऊपर हमने चर्चा करी थी। इन दोनों ही बुद्धिजीवियों ने माना कि हिंदू और मुसलमान अभी इतने परिपक्व यानी कि इतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्मों के साथ निष्पक्ष होकर फैसले कर सके। इसलिए अभी अंग्रेजों का भारत छोड़कर जाना मुनासिब नहीं होगा। यहां तक हमने पिछले एपिसोड में चर्चा कर ली थी और साथ ही 25वां अध्याय भी समाप्त कर लिया था। आज से हम इसके 26वें अध्याय की तरफ चलेंगे, जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपको सुनने को मिलेंगी और साथ ही एक बार फिर आपको पता चलेगा कि क्यों इस पुस्तक का रूढ़िवादी हिंदुओं ने इतना बढ़ चढ़कर विरोध किया था। उनकी बिलबिलाहट जो है इस एपिसोड के जरिए आप सुनिए। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। अध्याय 26, धार्मिक नगरी। तो मेरे पास पाइपलाइन में एक पुस्तक ऐसी भी है जो इस धार्मिक नगरी में घटित वास्तविक घटनाओं, पात्रों और संवादों का ब्यौरा प्रस्तुत करती है। उसे भी मैं जल्द ही अंबेडकर नामा के मंच से आप लोगों के लिए पढ़ने वाली हूं। फिलहाल इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं। एडविन आर्नल्ड ने बनारस के बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया है। सैकड़ों और लोगों ने भी बनारस पर लिखा है। पर्यटकों ने नदी के सामने के दृश्यों से प्रफुल्लित होकर उसकी प्रशंसा में अपनी सारी शब्दावली खर्च कर दी है। और थोड़ा आश्चर्य भी होता है उस सुंदर दृश्य के लिए जो रंग और गौरव में आत्मोन्नति की भावना के साथ मानव जाति के किसी भाग की उच्च वेदी के चारों ओर दिखाई देता है। बनारस हिंदू जगत का पवित्र शहर है। असंख्य मंदिर इसकी शोभा बढ़ाते हैं, जैसे मुकुटों की कतारों और गंगा के ऊपर आती चौड़ी सीढ़ियों के बीच स्थापित हों। पीले गेंदे के फूलों की मालाओं से गंगा माता का स्वागत होता है जो पूरी नदी में फैली हुई हैं। और पुजारी कोमल और शानदार रंगों के लंबे वस्त्र पहने हुए अपने हाथों और कंधों पर जल कमंडल लटकाए हुए सीढ़ियों पर भारी कदमों से चढ़ते उतरते हुए उस इज़राइल के नबी की तरह नजर आने वाली कृतियों जैसे लगते हैं, जो लगभग एक ही गीत सुनता है जो उन्होंने गाया। वे दीवार के उठने पर दाऊद के शहर की सीढ़ियों से ऊपर चले गए। लेकिन मेरा बनारस दौरा नगर पालिका के चिकित्सा अधिकारी के साथ हुआ, जो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास सोचने के लिए कोई उपयुक्त कलाकार आत्मा नहीं है। तो जैसा कि पहले ही कैथरीन ने स्पष्ट तौर पर मेंशन कर दिया था कि वे चिकित्सा से संबंधित जानकारियां हासिल करने ही आई हैं और धार्मिक नगरी से ज्यादा उन्हें ये बात कहां मिल सकती थी। यह वे भारतीय सज्जन हैं जिन्होंने अपने वर्तमान नौकरी में आने से पहले रॉकफेलर फाउंडेशन की छात्रवृत्ति से सार्वजनिक स्वास्थ्य विषय में अमेरिका में पढ़ाई की थी। यहां उनकी सारी समस्या पर विचार करने का प्रयास किए बिना उसके कुछ बिंदुओं को बताया जा सकता है। मतलब ये भारतीय कहीं भी जाएं, कितनी भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर ले, लेकिन ये रहेंगे भारतीय संस्कारों के साथ ही। पढ़ाई लिखाई इनके सोचने समझने के तरीकों में कोई बदलाव नहीं ला सकती। सुनिए कैसे। बनारस की सामान्य स्थिर आबादी लगभग 2 लाख है। उसमें से 30,000 ब्राह्मण हैं जो मंदिरों से जुड़े हुए हैं। इसके सिवा यहाँ 2 से 3 लाख तीर्थयात्री प्रतिवर्ष अल्पवास के लिए आते हैं। तो यहाँ पर मुझे तुलसी राम जी की मणिकर्णिका भी स्मरण हो आती है। मणिकर्णिका के पहले 2 एपिसोड यदि आपने सुने होंगे तो आपको बेहद सटीक वर्णन मिलेगा बनारस के घाटों का, बनारस के मणिकर्णिका घाट का खास तौर से, कि वहां क्या होता है और पंडे पुजारियों की रोजी रोटी किस तरह मुर्दों के ऊपर चलती है। अंधविश्वासों के जरिए वे पलते हैं। बहुत व्यंगात्मक शैली में तुलसी राम जी ने उसे लिखा है। वैसे मैंने उसका पूरा पाठन अंबेडकर नामा के मंच से किया था। मणिकर्णिका के पहले 2 एपिसोड आप सुन सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तीर्थयात्री प्रतिवर्ष अल्पवास के लिए आते हैं और कुछ खास अवसरों पर, जैसे ग्रहण वाले दिन 4 लाख लोगों की बाढ़ सी शहर में आ जाती है और जितनी तेजी से ये बाढ़ आती है उतनी ही तेजी से कुछ दिनों बाद विदा भी हो जाती है।
इन समस्त लोगों की देखभाल के लिए नगर पालिका अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को लगभग $10,000 के बराबर की धनराशि का बजट देता है, जो उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा था, जिसे वे टीकाकरण में, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में तथा महामारी और संक्रमण रोगों को रोकने के कार्य में खर्च करते हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ कार्य तीर्थयात्रियों की निगरानी करने का है। वे रेलगाड़ियों से आने वाले तीर्थयात्रियों में से हैजा के मरीजों को शहर की भूल भुलैया में गायब हो जाने से पहले ही पकड़कर उतार लेते हैं, क्योंकि अगर वे एक बार गायब हो गए तो जब तक बीमारी महामारी का रूप नहीं ले लेगी तब तक उनका पता ही नहीं चलेगा। यद्यपि नगर पालिका सार्वजनिक स्वास्थ्य के अधिकारियों और कर्मचारियों को अच्छा वेतन देती है, परंतु वे निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को बहुत कम वेतन देती है, जिसका परिणाम ये होता है कि संक्रामक रोग की सूचना मिलने पर जब उन्हें वहां जाकर इलाज करने का आदेश दिया जाता है तो वे उन रोगियों से धन ऐंठकर उन्हें परेशान करते हैं। बनारस एक प्राचीन शहर है। इसके कुछ नालों का निर्माण तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में हुआ है। तो अब यहां से आगे जो है, संसद में प्रधानमंत्री जी ने बहुत बढ़ चढ़कर कहा है कि उन्होंने बहुत सारे शौचालय बनवाए हैं और ना जाने उसकी लाखों में गिनती करवा दी है। तो अब इससे आगे का ब्यौरा जो मैं पढ़ूंगी तो मैं चाहूंगी कि आप लोग ध्यान से सुने, और जो बनारस या उसके आसपास रहते हैं या जो हाल फिलहाल बनारस के घाटों का दौरा करके आए हों वो कमेंट सेक्शन में हाले बयां जरूर लिखें बनारस का। ध्यान से सुनिए, फिर से पढ़ रही हूं। बनारस एक प्राचीन शहर है। उसके कुछ नालों का निर्माण तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में हुआ है। अब कोई नहीं जानता कि उसके जलमार्ग कहां से शुरू होते हैं, सिवाय इसके कि जहां से वे शुरू होते हैं मगर गिरते नदी में ही हैं। पत्थर से बने हुए उनके स्थान कभी कभी तब पता चलते हैं जब इमारत या सड़क के नीचे पक्की चिनाई अर्थात चुनाई की हुई गुफा निकल आती है। कभी कभी गाद से भरे नालों के मुंह बेमतलब या बिना सोचे समझे नदी के बांध की मरम्मत के दौरान बंद कर दिए जाते हैं। कुछ नहीं तो उनके घरों के सीवेज की मोटी धार खुलकर नदी में गिर रही है, किंतु अधिकतर आधे भरे संडास बारिश के मौसम का इंतजार करते हैं, और जब बारिश होती है तब उसमें भरा मानव मल बहने लगता है। शहर एक कगार पर खड़ा है जिसकी सड़कें नदी की सतह से लगभग 75 फीट ऊपर हैं। यह कगार नदी के अगले 3 मील या उससे भी अधिक की दूरी तक सीढ़ियों और पत्थर की ऊंची दीवारों का पुष्टता है। ये उसकी निरंतरता की वजह से सीवेज लाइन का गंदा पानी जो समय समय पर चिनाई फटने से उसके सभी प्रसिद्ध मंदिरों से होता हुआ नदी में रिसता रहता है। वहां आप उन मधुर सुंदर पूज्य पत्थरों के नीचे लंबी टेढ़ी मेढ़ी दरारों से रिसते हुए उस पानी को कुलीन महिला तीर्थ यात्रियों, रंगे पुते धार्मिक पुरुषों, राख और भभूत मले साधुओं और योगियों को पीते और नहाते हुए देख सकते हैं। कैसा वर्णन है! मानव मल बह रहा है, गंदे नालों से पानी रिस कर गंगा में आ रहा है और उसी में बड़े प्रेम से श्रद्धालु नहा रहे हैं। सीवर के पानी में जो गंगा में मिल गया है उसी से अपने मुंह हाथ धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं और पी भी रहे हैं उसे। 1905 में अंग्रेजों ने कटु धार्मिक विरोध के बावजूद शहर में एक आंशिक सीवेज सिस्टम और पानी की पाइपलाइन बिछाने में सफलता हासिल कर ली थी। तो ये रूढ़िवादी हिंदू हर अच्छी चीज का विरोध करते हैं। इन्हें विज्ञान से ही परहेज है। जितना अवैज्ञानिक और अतार्किक चीजें होंगी उतना ही इनको बेनिफिट मिलेगा। उनका मुख्य पंपिंग स्टेशन नगर के दक्षिण छोर पर बनाया गया है, जहां पर ज्यादा आबादी नहीं है। यहां एक टैंक में पानी भरा जाता है, फिर उसे फिल्टर करके पाइपों के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाता है। नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी स्वयं हर हफ्ते इस फिल्टर की रासायनिक और जीवाणु विश्लेषण करते हैं, किंतु भक्त लोग इस साफ पानी को नहीं पिएंगे। इसकी बजाय वे रोज घाटों की सीढ़ियां उतरकर गंगा नदी में स्नान करने वालों के बीच में जाकर वहां घाट की दरारों से नालों का रिश्ता पानी जहां होता है उसे पात्र में लेकर पिएंगे और उसी पात्र में उसे भरकर परिजनों की प्यास बुझाने के लिए घर भी ले जाएंगे। स्वास्थ्य अधिकारी की तमाम चेतावनियों और विरोध की वे भारी उपेक्षा करते हैं। वे दृढ़ता से जवाब देते हैं, गंगा को गंदा करना मनुष्य की शक्ति में नहीं है
और गंगा के पानी को फिल्टर करने से उसकी पवित्रता खत्म हो जाती है। बताइए जरा, पानी को फिल्टर कर देने से गंगा की पवित्रता में कैसे असर पड़ता है, बल्कि वो तो और भी ज्यादा निर्मल और शीतल हो जाता है और स्वास्थ्य के लिए भी बेहद उत्तम हो जाता है। लेकिन ये रूढ़िवादी हिंदू बोलते हैं कि उससे गंगा की पवित्रता नष्ट होती है। ये गंदगी ही इनके दिमाग में भरी हुई है, ये कभी वैज्ञानिकता को सपोर्ट नहीं कर सकते। अब पता नहीं चंद्रयान जो भेजा है उसके जरिए क्या पता लगाने वाली है सरकार। अब जो भी बनारस की गंगा में नहाता है उसी गंगा का पानी पीता है, वह गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकता है जो उसके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। ये सब कुछ पुरोहितों की जरूरतों की वजह से होता है। आ ही गई ना बात आखिर कि ये पंडित पुजारी ही जो है इस तरह का अंधविश्वास फैलाते हैं ताकि उनकी रोजी रोटी बनी रहे। इसी के फलस्वरूप बनारस पर जानबूझकर लाखों हिंदुओं की सारी बुराइयों पर ध्यान दिया जाता है। मतलब जो भी हम भारतीयों के अंदर हम गंदगी पसंद होते हैं, ये तो हमें मानना पड़ेगा। सिविक सेंस हमें बिल्कुल नहीं है। जहां तहीं भी थूक देना, कूड़ा फेंक देना और मूंगफली खा के उसके छिलके पटक देना, अपने घर के कूड़े को पॉलिथीन में बंद करके सड़क पर फेंक देना या कहीं चुपके से रात के अंधेरे में किसी साफ सुथरे पार्क में गिरा के आ जाना, ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखा है। अब मैं भी इसी दुनिया में रहती हूं आप लोगों के बीच में, इसलिए हाले बयां बता रही हूं। तो वही जो चीजें हैं उसको पंडित पुजारी जो है बहुत एनकरेज करते हैं इस गंदगी को। इसीलिए ये सारी जो चीजें बनाई गई हैं ना कि पवित्रता है और इतना अगर फिल्टर कर देंगे तो ये अपवित्र हो जाएगी, ये सब कुछ जानबूझकर सोच समझकर की है कि इसको पी कर लोग दुखी होंगे, बीमार पड़ेंगे तो मंदिरों की तरफ भागेंगे, मन्नतें मांगेंगे और फिर चढ़ावा आएगा। समझ रहे हैं ये सारी बातों को? जानबूझकर लाखों हिंदुओं की सारी बुराइयों पर ध्यान दिया जाता है, फिर जो कोई भी बनारस में मरता है वह सीधा स्वर्ग जाता है। इसीलिए ये जो गंदगियां हैं सब जगह फैलाई जाती हैं कि लोग भरपूर मात्रा में बीमार पड़े और फिर डॉक्टर के पास ना जाकर इन पंडित पुजारियों के पास जाकर झाड़ फूंक करवाएं, मंदिरों में ठीक होने पर चढ़ावा चढ़ाने की मन्नतें मांगे। इसीलिए असंख्य बीमार लोग इलाज से निराश होकर अपनी अंतिम सांस लेने के लिए यहाँ आते हैं। यदि संभव हुआ तो नदी के तट पर जल प्रवाह में अपने पांव अर्थात पैर डालकर बैठते हैं। इस सिद्धांत से जुड़ी अनेक घटनाएं भावना में सुंदर और महान हैं, किंतु सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए घातक हैं, जिस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे ही अधिक बोझ शमशान घाटों पर डाला गया है। मुख्य शमशान घाट अधिक आबादी वाले तटों के मध्य में स्थित है। संचालक कहता है इसे यहां से नहीं हटाया जा सकता क्योंकि पृथ्वी पर इस जगह की विशेष पवित्रता है। इसलिए जो काम मैं कर सकता हूं उसमें ये देखने की कोशिश करता हूं कि सभी चिताएं पूरी तरह जल जाएं। मतलब स्वास्थ्य अधिकारी के भी हाथ बंधे हुए हैं धार्मिक आडंबरों के कारण, किंतु चिता की पूरी तरह जलने में काफी लकड़ियां खर्च होती हैं। पर इस भारी खर्च को जिसे हरेक वारिस न खर्च करेगा और न वह कर सकता है। अब तक भारतीयों द्वारा संचालित नगर पालिका ने भी पूर्ण दाह क्रिया की आवश्यकता के लिए अतिरिक्त लकड़ियां देने के मामले में रुचि नहीं ली है। चिता के पास कुछ कुत्तों को देखकर मैंने डॉक्टर से कहा, इन कुत्तों को देखिए, वे चिता की राख में से कुछ तलाश रहे हैं। और वहां एक कुत्ते ने एक टुकड़ा भी उठा लिया है। तो यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूंगी, कोरोना काल के दौरान ऐसे बहुत से विभत्स वीडियो हमारे सामने आए थे जिसमें आनन फानन में गंगा के या किसी भी नदी के किनारे जो मुर्दैया प्लेस होता है, जिसका के तुलसी राम जी ने अपनी मुर्दैया में जिक्र किया है, वहां ऐसे ही अधजली लाशें या यूं ही छोटे छोटे गड्ढे खोद के लाशें डाल दी गई थी और वहां गिद्ध, सियार, कुत्ते उन लाशों को खोद खोद कर निकाल रहे थे और झपट रहे थे उनके ऊपर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों की नजर से ये सब चीजें बची नहीं होंगी। कोरोना काल के दौरान के बहुत सारे वीडियोस हैं, अंबेडकर नामा पर भी है अवेलेबल।
एक टुकड़ा भी उठा लिया? हाँ, उसने उत्तर दिया। ऐसा तो यहाँ अक्सर होता रहता है, क्योंकि लोग यहाँ दिन रात सब समय शवों को जलाते हैं, इसलिए कभी कभी कोई शव अध जला रह जाता है। फिर भी यदि कुत्ता ये टुकड़ा नहीं पाता तो ये नदी में मिल जाता, उसी जलधारा में जहां लोग स्नान करते हैं। मतलब स्वास्थ्य अधिकारी भी क्या कर सकते हैं, वो भी इसमें पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं कि चलिए कुत्ते ने खा लिया, उसका पेट भी भर गया, वो किसी और को तो नहीं काटेगा, और प्लस ये गंगा में तो नहीं बहेगा इसी बहाने। हर स्थिति में यही मृतक शिशुओं के साथ किया जाता है। कोई भी हिंदू मृतक बच्चे को जलाता नहीं है, उसे बस नदी की धारा में फेंक दिया जाता है। यहां तटों के पास कोई शौचालय नहीं है, कृपया ध्यान दें। इसी चीज के लिए मैंने आपसे कमेंट सेक्शन में जवाब तलब किया है। यहां तटों के पास कोई शौचालय नहीं है, इसीलिए इस काम के लिए लोग पानी के किनारे नहाने की सीढ़ियों के बीच रेतीले स्थानों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार कोई भी अपने प्रवास के दौरान टाइफाइड या हैजा का रोगी हो सकता है, जो 10,000 लोगों को संक्रमित कर सकता है। नदी के तटों पर जो शुष्क मल होता है, जो नदी के पानी में बह जाता है, लाखों श्रद्धालु उसी पानी को पीते हैं, उसी में नहाते हैं, उसी में कपड़े धोते हैं और दूसरी जगह सुखाने के लिए फैला देते हैं। उसके बाद वे रोगाणु युक्त उस पानी को बड़ी मात्रा में बर्तनों में भरकर घर ले जाते हैं और पूरे भारत में वे बहुमूल्य पानी पूरे साल प्रयोग में लाया जाता है। ऐसा गंदगी भरा पानी सुंदर और सुरम्य मंदिरों में भी यही पानी प्रयोग होता है। इसका एक संकेत एक प्रख्यात ब्राह्मण पैथोलॉजिस्ट, जिसकी शिक्षा यूरोपियन विश्वविद्यालय में हुई है और जो प्रतिवर्ष लंदन तथा पेरिस की यात्रा करते हैं, के शब्दों में देना काफी होगा। वे गहरी भावना के साथ कहते हैं, बनारस के मंदिर उतने ही गंदे हैं जितने गंदे नदी के तट हैं। मैं स्वयं उनको देखने के लिए उनके अंदर चला गया था। वहां पवित्रता की वजह से हर किसी को जूते उतारने के लिए बाध्य किया जाता है। मंदिरों के बाहर बढ़ती हुई कीचड़, इधर उधर बिखरा हुआ भोजन और मानव गंदगी का बुरा हाल है। तो ये मंदिरों के आसपास का ब्यौरा दिया जा रहा है। मैं उसमें नहीं जा सकूंगा। मैंने कहा नहीं, पर हजारों लोग ऐसा करते हैं। अपने जूते उतारते हैं, अंदर जाते हैं, पूजा करते हैं, बाहर आते हैं और बिना पैर धोए ही अपने जूते पहन लेते हैं। और मैंने एक हिंदू और एक डॉक्टर के रूप में इसे देखा है। तो बता दूं, मिस्टर गांधी की जो आत्मकथा है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, हिंदी में सत्य के प्रयोग, उसमें भी गांधी ने इस तरह के ब्यौरे दिए हैं कि जहां कांग्रेस के शिविर लगते हैं, रूढ़िवादी हिंदू जो है इसी तरह की गंदगी फैलाते हैं, फिर वो चाहे कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो। टेंट के आगे पूरा तामझाम फैलाकर रखेंगे और टेंट के पीछे जाके मल मूत्र त्यागते हैं, उसी बदबू में, उसी में रहते हैं। और यदि हफ्ते भर तक शिविर लगा है कांग्रेस का, तो हफ्ते भर तक यही आलम रहता है हर टेंट के पीछे। ये उन्होंने माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में लिखा है कि हम लोगों को, भारतीयों को सिविक सेंस नहीं है। बनारस के जन स्वास्थ्य अधिकारी का पद अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस अधिकारी पर जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है और जितने कठिन कार्यभार को अंजाम देता है, उसके चलते ये सम्मान का पात्र हो जाता है। और जिस आदमी को एक कार्यभार सौंपा जाता है, वह एक विशिष्ट आदमी बन जाता है। बनारस के स्वास्थ्य का प्रश्न पूरे भारत के स्वास्थ्य के प्रश्न से जुड़ा हुआ है। इसलिए ये वर्तमान अधिकारी अपने काम अच्छी भावना के लिए करने के लिए आया है, जिसे उसने अपने कम साधनों से पूरा करने का निर्णय लिया है। किंतु मैंने एक भारतीय डॉक्टर के व्यवहार में भिन्न नजरिया पाया है। उस व्यक्ति ने, जो खुद भी रॉकफेलर फाउंडेशन का शोध छात्र रहा है, कहा, मेरे उस साथी को जो काम मिला है वह बहुत ही बेकार है। बेकार काम? क्यों? मैंने हैरान होकर पूछा। उसने उत्तर दिया, इसलिए कि बहुत कठिन काम है, किंतु मुख्यतः हमारा गुस्सा यह है कि उस रॉकफेलर विद्वान को एक गोरे आदमी के अधीन अमर्यादित होकर काम करना पड़ रहा है। अवश्य ही स्वास्थ्य मंत्री भारतीय है, परंतु उच्च अधिकारी स्वास्थ्य निदेशक अंग्रेज है। यह एक दुखद और शर्म की बात है। तो ये रॉकफेलर फाउंडेशन से स्कॉलरशिप लेकर पढ़ा हुआ विदेश में जाकर व्यक्ति है जो ये बात कह रहा है गहरी आस्था के साथ
कि उसे गुस्सा इस बात पर नहीं है कि अधिकारी, उसका जो कलीग है वो काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है। उसका गुस्सा तो इस बात पर है कि अंग्रेजों का डंडा उसके सर के ऊपर बज रहा है। अंग्रेज जबरदस्ती उसे अधार्मिक काम करवा रहे हैं, जैसे कि फिल्टर वाटर को सब जगह पहुंचाना, लोगों को एनकरेज करना कि गंदा पानी न पिए, फिल्टर्ड वाटर पिए। तो ये सब जो है उससे इस रॉकफेलर फाउंडेशन का स्कॉलरशिप लेकर पढ़ने वाले छात्र की भावनाएं आहत हो रही हैं। ये बहुत दिलचस्प है कि ये टिप्पणी उसने उस वक्त की थी जब मैं एक भारतीय द्वारा अपनी सफाई खुद करने के प्रयास को देख रही थी। ये बढ़िया प्रयास नहीं था, पर कम से कम यह एक शुरुआत तो थी। कर्मचारी सीधे साधे उत्सुक, थोड़े जनता के प्रोत्साहन के भूखे थे। उस भूख को देखकर हमारे रॉकफेलर विद्वान ने, जो अब एक अधिकारी है, उसके लिए महान प्रकाश पुंज हैं, धीरे धीरे पूरी और सहानुभूति की एक किरण के बिना अपनी व्यंग्यात्मक घृणा के कांटे से उसको बेध दिया। भारत में कुछ दूसरे धार्मिक नगर भी हैं जो तीर्थों के केंद्र हैं। मतलब सफाई कर्मचारी जब अपना काम कर रहे हैं, पूरी गंदगी को साफ करके लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में योगदान कर रहे हैं, तब ये जो रॉकफेलर फाउंडेशन का शोधार्थी है वो उसको हेय दृष्टि से देखकर उसका अपमान कर रहा है। भारत में कुछ दूसरे धार्मिक नगर भी हैं जो तीर्थों के केंद्र हैं। उनमें प्रत्येक नगर में एक जलाशय है जो रोग फैलाने का संभावित स्थल है। वहां अत्यंत सतर्कता और कुशलता से देखभाल करने की जरूरत है। लेकिन एक साधारण भारतीय शहर भी सार्वजनिक स्वास्थ्य की जो समस्या पैदा करता है वह काफी कठोर है। उदाहरण के लिए लाहौर को लीजिए। शहर के जिस हिस्से में यूरोपियन रहते हैं उसके मकान काफी साफ सुथरे, बड़े और हवादार हैं। वहीं कुछ पश्चिमी अमेरिकी शैली की भी अच्छी आधुनिक इमारतें हैं जो पुराने पंजाबी सर गंगा राम के द्वारा बनाई गई हैं। किंतु इस पुरानी भारतीय बस्ती लाहौर में हमेशा भीड़ रहती है, खासकर उन बाजारों में जो स्वास्थ्य की दृष्टि से इतनी खतरनाक जगह पर हैं कि उसकी वजह से स्वास्थ्य निदेशक को रात भर जागना पड़ता है। तो आज का ये एपिसोड में यहीं विराम दूंगी। एक तरफ तो आज के मौजूदा भारत की देवनगरी का हमने जिक्र किया, धार्मिक नगरी बनारस का, और कल जो है भारत से कटकर जो हिस्सा अलग होकर अब पाकिस्तान कहलाता है उसके लाहौर शहर का वर्णन मैं करूंगी। वो तो और भी दिलचस्प है, देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे आगे दीजिए। लेकिन यदि ये एपिसोड आपको इंटरेस्टिंग लगते हो, कुछ इंफॉर्मेटिव लगते हो, तो दूसरे सोशल मीडिया पर इनको स्प्रेड करना भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।